नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे जैसा मैं अच्छा हूं। तो दोस्तों, उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो देखे हैं, आप लोगों का मुझे प्यार और स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और उसी प्रक्रिया को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हिंदी की बोलियां क्या क्या हैं, यानी हिंदियों के बोलियों के बारे में बात कर रहा था। तो हिंदी जो आपकी भाषा है, इसकी जो उपभाषाएं आपने दोस्तों पढ़ी है वो 6 उपभाषाएं पढ़े। और इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से बोलियां हैं वो 10 ही मानी जाती हैं। लेकिन अगर मैं कुल बोलियों की संख्या की बात करता हूं, कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कुल बोलियां कितनी हैं, तो इसके अंतर्गत जो आपकी 6 उपभाषाएं हैं जो आपने अभी पिछले वीडियो में कवर किया था, उसके अंतर्गत जो बोलियों को कवर किया जाता है वह 18 बोलियां आपकी होती हैं। और वो जो 18 बोलियां हैं वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, यानी जो उनका विस्तार है वह किन किन जगहों पर है, और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में कौन कौन सी बोलियां 18 बोलियों में से बोली जाती हैं, आइए उनका विश्लेषण एक बार करते हैं और एक एक करके उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो बोलियां होती हैं, बोलियां आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बोलियां जो आपकी पूछी जाती हैं, यह टॉपिक आपके, चाहे आप यूपी टेट की बात करो, चाहे पुलिस की बात करो, यानी हर एक क्षेत्र में, चाहे टीजीटी हो, हर एक क्षेत्र में इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो उसी प्रक्रिया को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है बोलियां, और सबसे पहले जो आपकी बोली आती है कौन सी बोली मित्रों, आपके सामने लिखी हुई है खड़ी बोली। देखिएगा, खड़ी बोली जो आपकी मानी जाती है ये 2 अर्थों में प्रयोग की जाती है मित्रों। खड़ी बोली का जो प्रयोग होता है वह आपके 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला अर्थ आपका क्या है कि इसका जो क्षेत्र है, एक तो खड़ी बोली आपके हिंदी के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, यानी खड़ी बोली जो मानी जाती है आपकी किसके क्षेत्र में मानी जाती है, हिंदी के क्षेत्र में मानी जाती है। और एक दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे जो आपकी खड़ी बोली है, तो जो दूसरी तरफ खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है मित्रों, वह किसके लिए किया जाता है, वह आपके बोलने के अर्थ में किया जाता है। यानी खड़ी बोली का जो प्रयोग है मित्रों, अगर देखा जाएगा तो खड़ी बोली का जो प्रयोग किया जाता है वह 2 अर्थ में होता है। पहला जो प्रयोग होता है उसका क्या होता है कि बोलने के अर्थ में होता है, और दूसरा होता है साहित्यिक के अर्थ में होता है। यानी पहला क्या है, बोलने के अर्थ में, और दूसरा साहित्य के क्षेत्र में जो प्रयोग होता है उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। खड़ी बोली को ही दोस्तों आपको मैंने बताया है कि पहले वीडियो में आपने देखा है कि खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, आपने पढ़ा ही है। तो खड़ी बोली को कौरवी कहने का रीजन क्या था, आपने वो भी मैंने वहां पर डिस्क्राइब कर दिया था आपके सामने कि मेरठ जिले में जब आप जाओगे तो वहां पर हस्तिनापुर नाम का आपको एक ग्राम मिलेगा। तो जो महाभारत की कथा आपके सामने आप देखते हो प्रस्तुत होती है, वह उसी से क्षेत्रों से ही जोड़कर देखा गया है। तो उसी का क्रम ही है यहाँ पर जो दोस्तों आपके सामने मैं बता रहा हूँ खड़ी बोली को। तो यह आपने देखा कि 2 क्षेत्र में है। अब देखिएगा, इसका जो उद्भव हुआ है, कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछता है कि खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है मित्रों वह कहाँ से हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही माना जाता है। मैंने बताया था कि जो आपकी ये उपभाषाएं हैं, ये 3 ही उपभाषाएं मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। पहली है सौरसेनी, मगधी और अर्धमागधी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द ही आपकी 18 बोलियां इधर उधर घूमती आपको प्रतीत होंगी, 18 जब बोलियां यहाँ पर आप पढ़ रहे हो। तो इसका जो उद्भव हुआ है वो किसके द्वारा मित्रों हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में माना जाता है। सौरसेनी के जो अपभ्रंश था, इसका जो विकास माना जाता है, इसका जो स्वरूप माना जाता है वह उत्तरी रूप में माना जाता है। और इसका जो क्षेत्र है, यानी खड़ी बोली के मित्रों अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, तो जो खड़ी बोली का क्षेत्र है मित्रों वह देहरादून का आपका कुछ मैदानी भाग आता है, सहारनपुर आता है। सहारनपुर जो आपका यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट है, तो आप मेरठ की तरफ जाओगे तो उधर आपको सहारनपुर मिलता है मित्रों। यहाँ से जो आपकी नौचंदी एक्सप्रेस चलती है इलाहाबाद से, वो सहारनपुर ही आपको जाती है। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सहारनपुर है मित्रों।
तीसरा आपके सामने जो लिखा है मुजफ्फरनगर, ये भी यूपी वेस्ट का ही एरिया है। इसके साथ मेरठ आपको पता ही है, और इसके साथ ही साथ जो दिल्ली का कुछ भाग है वो खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। संपूर्ण दिल्ली राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दिल्ली आपका है, दिल्ली का कुछ भाग उसके अंतर्गत आपका माना जाता है। इसके साथ ही साथ बिजनौर जो है आपका वो भी इसी के अंतर्गत आता है। रामपुर का जो हिस्सा है वो भी इसी के अंतर्गत है। मुरादाबाद जो है वो, और इतने जो एरिया है आपने देखा, तो ये सभी के सभी एरिया जो कवर किए जाते हैं वह किसके अंतर्गत मित्रों कवर किए जाते हैं, वह आपके खड़ी बोली के अंतर्गत ही मित्रों इनको कवर किया जाता है। यानी ये जो आपने देखा, तो इन एरिया को जो कवर किया जाता है वो किसके अंतर्गत मित्रों कवर किया जाता है, खड़ी बोली के अंतर्गत कवर किया जाता है। खड़ी बोली का मित्रों जो विकास है वह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही संपन्न माना जाता है। यानी खड़ी बोली की अगर मैं विकास की बात करूं, तो खड़ी बोली का जो विकास है वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत संपन्न है, क्योंकि इसका जो विकास है वह बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलता है। यानी जो खड़ी बोली का विकास है मित्रों वह बहुत ही अच्छी मात्रा में है। तो वही बात यहाँ पर है कि लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इन लोक साहित्य की दृष्टि से अगर बात की जाएगी तो यह क्या है, बहुत संपन्न मानी जाती है। इसमें पवाड़ा, यानी ये एक क्या होता है कि लोकगीत होता है। पवाड़ा क्या है, एक लोकगीत टाइप का है। जैसे आप यहाँ पर रहते हो, इलाहाबाद में रहते हो या कौशाम्बी में या प्रतापगढ़ में, तो आप देखते हो कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या गाया करती हैं, शादी ब्याह जब कभी भी गांव परिवार में घर में हुआ करता है तो कुछ वो गीत गाया करती हैं। उन गीतों का किसी से मतलब नहीं होता है, लेकिन वो उस समय शुभ माने जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक कहते हैं कि गारी गा दो, क्या कहते हैं उसको, गारी के नाम से जानते हैं। तो जो वहां पर वो गारी और गाली दोनों अलग अलग क्षेत्र में है, ठीक है, तो वहां पर वो कहा जाता है कि आप गारी गा दो। तो वहां पर जो गारी गाने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर गारी शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही वहां पर पवाड़ा शब्द का प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ आपको नाटक मिलेंगे, लोक कथाएं मिलेंगी, लोकगीत भी मिलते हैं। यानी ये जो आपको मिलते हैं ये किसमें मिलते हैं, आपको पर्याप्त मात्रा में खूब ढेर सारे आपको मिलते हैं। तो वही बात की गई है कि इसमें याद रखिएगा, पवाड़ा आपका मेन है, नाटक मेन है, लोक कथा है और लोकगीत है। और इसके साथ ही साथ जिन जगहों पर या आपके जिन डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है मित्रों, उसको आपको याद जरूर से जरूर करना पड़ेगा। अगर वो याद आप नहीं रखोगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि निश्चित है क्वेश्चन आपके इससे पूछता है। तो दोस्तों आपको खड़ी बोली अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो खड़ी बोली को एक नाम से आप और भी जानते हो, कौरवी, ये भी आप इसको मेंशन किए रखना और याद रखना। अगला आपके सामने जो दूसरी बोली आपकी मानी जाती है मित्रों, वो दूसरी बोली कौन सी है, आपकी ब्रिज भाषा है। दूसरी जो है आपकी वो क्या है, ब्रिज भाषा। ब्रिज शब्द का अर्थ जो माना जाता है, यानी जो शब्द देखा जाएगा ब्रिज भाषा, यह दो शब्दों से मिलकर मित्रों बना है, एक ब्रिज है और एक भाषा है। तो ब्रिज शब्द का जो अर्थ मित्रों माना जाता है वह पुराने प्राचीन समय से माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कृष्ण भगवान थे तो उस समय ब्रिज का वर्णन बहुत ही अच्छे से हुआ करता था। और इसके साथ साथ ही जो मथुरा वगैरह का क्षेत्र था तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि उस समय गाय वगैरह बहुत पाली जाती थी। तो वहां पर जो ब्रिज का अर्थ है वह गायों के समूह से ही माना गया है। यानी ब्रिज शब्द का शाब्दिक अर्थ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिज शब्द की बात करूं, यानी अगर मैं यहाँ पर ब्रिज शब्द की बात करूं और यहाँ पर भाषा की बात करूं, तो देखिएगा दो शब्द हैं, एक है ब्रिज और एक है शब्द आपकी भाषा। तो ब्रिज शब्द का जो अर्थ यहाँ पर निकल कर आता है, तो ब्रिज शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वह आपके गायों के समूह से है, गायों का समूह से है। और इसके साथ साथ जो चारागाह होता है, यानी चारागाह का अर्थ होता है चरने का स्थान, जहां पर गायें, पशुएं, जानवर जो होते हैं वो जाके
चारा को खाते हैं, यानी वो खाते पीते हैं, तो उसी को चारागाह के नाम से जाना जाता है। तो ब्रज शब्द का जो अर्थ है वो गांवों का समूह या कह लीजिए चारागाह से ही आपका इसका अर्थ आपके सामने माना जाता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि ब्रज शब्द का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं या चारागाह से माना जाता है। यानी जो ब्रज शब्द का अर्थ है, पुराना अर्थ है, वह पशुओं या गौओं या चारागाह से माना जाता है। मेन टॉपिक है आपका, बहुत ही मेन है ये शब्द का अर्थ। इसका क्या हुआ कि पशुओं या गौओं का चारागाह से आपके माना जाता है। उस समय पर, यानी क्या है कि उस समय पर पशुपालन जो था वो प्रधान होने के कारण इसका जो क्षेत्र था वह क्षेत्र ही आपका क्या कहलाया, ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी उस समय पर अगर देखा जाएगा तो पशुपालन आपका प्रधान कार्य था। यानी उस समय की अगर मैं बात करूं तो पशुपालन जो था वो बहुत ही अपने चरम स्थिति पर था, तो वह बहुत ही केंद्र बिंदु आपका माना जाता था। इसका विकास भी जो हुआ है मित्रों याद रखिएगा सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जैसे खड़ी बोली का विकास जो आपका हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, उसी तरह से ब्रजभाषा का जो विकास है मित्रों वह आपके सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही माना जाता है। और इसका जो विकास था वह आपका उत्तरी रूप में माना जाता था और इसका जो विकास है यह मध्यवर्ती रूप में माना जाता है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों का जो विकास हुआ है हुआ तो सौरसेनी से है, लेकिन इसका जो हुआ है उत्तरी रूप में हुआ है और इसका जो हुआ है वह मध्यवर्ती रूप से आपका माना जाता है। अब देखिएगा ब्रज भाषा का जो मित्रों क्षेत्र है वह आपको पता ही है कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है। पहला ही है मथुरा, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र आपका माना जाता है। मथुरा है मित्रों, आगरा है, अलीगढ़ है, धौलपुर है, मैनपुरी है, एटा है, इसके साथ साथ ही आपका बदायूं बरेली के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। यानी जो ये आपका एरिया है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं बरेली का जो आसपास का क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत मित्रों आता है, ब्रज भाषा के अंतर्गत ही माना जाता है। और ब्रज भाषा के उस समय के अगर मैं प्रमुख कवियों की बात करता हूं तो वहां पर जो आपके मुख्य रूप से माने जाते हैं प्रमुख कवि सूरदास जी हमारे माने जाते हैं, तुलसीदास जी माने जाते हैं, नंददास माने जाते हैं, रहीम माने जाते हैं, रसखान माने जाते हैं, देव रत्नाकर आदि प्रमुख आपके माने जाते हैं। इसमें से बहुत से ऐसे कवि हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। तुलसीदास जी की आपने रामचरितमानस बहुत ही अच्छे से पढ़ रखी है दोस्तों। तो ये जो क्षेत्र है आपका, मैंने बताना चाहूंगा कि ये ब्रज भाषा का क्षेत्र आपका माना जाता है। यानी ये क्या है आपका ब्रज भाषा का क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको खड़ी बोली भी अच्छे से समझ में आई होगी और इसके साथ साथ जो आपका ब्रज भाषा का क्षेत्र है यह भी आपका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि आपको एक लगन की आवश्यकता है। यानी लगन का अर्थ यहाँ पर आपका जो है वह ये है कि आपको जो भी कार्य आप कर रहे हो उस कार्य को करने के लिए आपकी लगन की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज जैसे आप जान ही रहे हो कि संपूर्ण विश्व या आप कह लीजिए विश्व की बात ना भी करें तो हम जहाँ पर रहते हैं वो कोविड-19 से ग्रसित है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि आप हमेशा घर पर भी बैठे नहीं रह सकते हो, तो इसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो मित्रों आपको जहां आवश्यकता हो आप अपनी बचाव और अपनी सुरक्षा के साथ वहां पर आप जा सकते हो, लेकिन आप अपनी सुरक्षा को सबसे पहला मुद्दा रखिएगा। तो आपकी लगन और इच्छा की जरूरत है। यानी अगर आपने किसी को प्राप्त करने की इच्छा रख रखी है तो वह निश्चित है आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आप पाने की इच्छा अगर रख रहे हो तो आपको निश्चित ही मिलेगा ही, क्योंकि उसमें आपका अधिकार है, उसमें आपका मन पूरी तरह से लगा हुआ है, तो निश्चित है आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक मुझे चौपाई याद आ गई तुलसीदास जी की कि जब राम जी और सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उस स्वयंवर में जो बात की गई थी, यानी वहां पर सीता जी
बहुत ज़्यादा दुखी थी कि सभी राजा आ रहे हैं और सभी राजा आके धनुष उठाने की कोशिश करते हैं और धनुष उठा नहीं पा रहे हैं और वो चले जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े राजाओं को देखकर सीता जी थोड़ी सी चकित हो गई और घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि पता चले मैं यहाँ पर हूँ और मुझे जो उनका प्रेम संबंध था, यानी उन्होंने बगीचे में जो देखा था वो किसको देखा था, राम भगवान को देखा था, तो उनको यह प्रतीत हो रहा था कि स्वयंवर कहीं किसी के साथ ना हो जाए। तो उन्होंने इसीलिए जाकर माता गौरी की पूजा भी की थी कि जय 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 गिरिराज किशोरी, ये आपने लाइन वहां पर पढ़ी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या आरती की थी कि हे गिरिराज किशोरी, यानी पर्वतों जो पर्वतराज हैं उनकी जो बेटी हो, मुझे ऐसा वर दीजिए जैसे मैं चाहती हूँ वैसा मुझे वर मिलना चाहिए। तो एक चौपाई उसमें और भी अच्छे से कही गई थी कि जेहि पर सत्य सनेही, यानी क्या कहा गया था कि जेहि पर सत्य सनेही सो तेहु मिलहु न कछु संदेहु, यानी अगर आपका किसी पर सच्चे मन से विश्वास है तो आपको निश्चित ही वह चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। जैसे अगर आपकी लगन और श्रद्धा पक्का कि आपको शिक्षक बनना है और आप उस लगन से आगे बढ़ रहे हो तो उसमें कोई संदेह नहीं होगा। तुलसीदास जी ने भी यह बात कही है और वह आपको मित्रों जरूर से जरूर मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो देखा कि दो क्षेत्र आपने पढ़े, एक क्षेत्र आपने मित्रों पढ़ा खली बोली का और दूसरा आपने जो पढ़ा मित्रों किसका पढ़ा, ब्रज भाषा का क्षेत्र आपने पढ़ा। तो आइए इसी क्षेत्र को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला देखते हैं कि कौन सी बोली आपकी बची हुई है हरियाणवी के अंतर्गत। देखिएगा मित्रों अगली क्या है, हरियाणवी या हरियाणी। हरियाणी है क्या कि हरियाणी का विकास जो हुआ है वह उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से माना जाता है। हरियाणा का नाम सुनते ही, यानी हरियाणी का आप नाम सुनोगे तो हरियाणा आपको जरूर से जरूर याद आ जाएगा। और इसका भी जो उद्भव हुआ है, इसका भी जो विकास हुआ है वह उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में माना जाता है। यानी हरियाणी का जो विकास हुआ है यह भी आपके सौरसेनी अपभ्रंश से ही आपका माना जाता है। हरियाणी जो है वह खड़ी बोली, अहीरवाती, मारवाड़ी और पंजाबी से घिरी हुई मानी जाती है। यानी जो आपकी हरियाणी है यह अहीरवाती से, अहीरवाती भी क्या है, एक प्रकार की बोली के ही मतलब क्या है कि अहीरों के ही बोली को जो होती है, यानी जो यादव होते हैं उन्हीं को अहीर के नाम से भी संबोधित किया जाता है, एक प्रकार से कह सकते हो कि उपनाम से। तो अहीरवाती, इसके साथ ही साथ जो है मारवाड़ी, मारवाड़ी भी आपका जो स्थान माना जाता है कि मारवाड़ी है, यह भी आपका हरियाणा के ही अंतर्गत आपका कुछ स्थान को माना जाता है। इसके साथ साथ पंजाबी से घिरी हुई मानी जाती है। यानी जो हरियाणवी है इन तीनों का मिक्स रूप के अंतर्गत है, अहीरवाती भी, मारवाड़ी भी और इसके साथ साथ पंजाबी से जोड़कर इसको देखा जाता है। इसका जो क्षेत्र है वह बहुत कम है। यानी हरियाणवी का अगर मैं क्षेत्र की बात करूंगा तो जो हरियाणा का क्षेत्र है वह आपका कम माना जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग माना जाता है। मैंने अभी आपने पिछले में जो बात की थी उसमें आपने देखा था कि ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में आपने देखा था। तो खड़ी बोली में जो मैंने क्षेत्र को शामिल किया था वह संपूर्ण दिल्ली को नहीं किया था। मैंने बताया था कि दिल्ली का कुछ क्षेत्र ही इसके अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने है कि जो आपका दिल्ली है तो दिल्ली का जो देहाती भाग है मित्रों वह इसी के अंतर्गत आपका माना जाता है। यानी जो दिल्ली का देहाती भाग है वह किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आपका माना जाता है। और हरियाणवी में केवल, या हरियाणवी में केवल जो आपके पास मिलते हैं वह सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, लोक साहित्य ही मिलते हैं। यानी हरियाणवी में मित्रों जो आपको मिलते हैं वह सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, लोक साहित्य मिलते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने बुंदेली।
बुंदेली का नाम सुनते ही राजपूतों की याद आपको जरूर आ जाती है, क्योंकि बुंदेलखंड यानी आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड एरिया जो है, जो झांसी वगैरह का उधर एरिया है, जालौन का एरिया है, ओरछा वगैरह का एरिया है, वह किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड के अंतर्गत आपका माना जाता है। और जो बुंदेलखंड को जोड़कर देखा जाता है वह राजपूत घराने से जोड़कर देखा जाता है या राजपूतों से इनको जोड़कर देखा जाता है। तो बुंदेली का अर्थ ही वही आपका बुंदेलखंड से ही निकलकर मित्रों आता है। तो वही बात है कि बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा के पास बोली जाती है। यानी जो बुंदेली बोली जाती है वह राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसी के अंतर्गत मानी जाती है। यानी जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वह एमपी और यूपी का जो बॉर्डर एरिया है, जो आपका झांसी का एरिया है, क्या है? एमपी और यूपी का बॉर्डर है। यानी कुछ हिस्सा आप अगर देखोगे तो कुछ हिस्सा आपका एमपी में भी आता है इसका, और कुछ हिस्सा आपका यूपी में भी टच करता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो आपकी बुंदेली है या राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश के हिस्से और सीमा यानी जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, बॉर्डर है, उनके मध्य के क्षेत्र को माना जाता है। और इसका जो हिस्सा है वह झांसी, छतरपुर और सागर माना जाता है। यानी इसका जो मुख्य रूप से हिस्सा है वह आपका झांसी माना जाता है, इसके साथ ही साथ आपका छतरपुर भी माना जाता है और इसके साथ साथ आपका सागर माना जाता है। तथा इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यानी झांसी की बात कर लो आप, इसके साथ साथ छतरपुर और सागर, तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसी को बुंदेलखंड कहते हैं। यानी यहाँ पर जो आसपास का क्षेत्र है, इस पूरे आसपास के क्षेत्र को ही जो स्थान दिया गया है, जो नाम दिया गया है, वह बुंदेलखंड के नाम से मित्रों जानते हैं। इसका विस्तार जो है, अगर मैं अब पूरे विस्तार की बात करूं कि कहां कहां पर जो आपकी बुंदेलखंडी बोली का प्रयोग होता है उसकी बात, तो इसका जो विस्तार है मित्रों वह झांसी में है, जालौन में है, हमीरपुर में है, ग्वालियर में है, ओरछा में है, सागर है, नरसिंहपुर है, इसके साथ साथ सिवनी है, होशंगाबाद है। यानी इतने आपके शहरों में आपका ये बोला जाता है, या कह लीजिए इतने डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। झांसी में, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। अब जो बुंदेलखंडी का विकास हुआ है या बुंदेली का जो विकास हुआ है वह विकास भी आपका मित्रों सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही माना जाता है। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि सौरसेनी यानी बुंदेलखंडी का जो विकास हुआ है किसके अंतर्गत हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत भी इसका विकास आपका माना जाता है। जिसमें अब देखिएगा अगली लाइन है यहां से, इसमें लोक साहित्य बहुत प्रसिद्ध है। यानी बुंदेली में अगर देखा जाएगा तो लोक साहित्य बहुत प्रसिद्ध है। लोक साहित्य मतलब क्या होता है? जो लोगों के बीच में गाया जाता है तो उसी को लोक साहित्य के नाम से संबोधित यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें लोक साहित्य बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ईसुरी के फाग प्रसिद्ध है। ईसुरी के फाग, फाग है क्या? फाग का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब होली के समय पर, जो अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर आप आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले चले जाओ तो जब होली की शुरुआत होने वाली रहती थी, यानी 8-10 दिन पहले से ही या कह लीजिए 1 सप्ताह पहले से ही फाग लोग गाने लगते थे। यानी सब लोग घर घर पर, वहां पर पुरुष लोग इकट्ठा हुआ करते थे और वह सबके घर घर जाके वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता था और सभी लोग फाग गाया करते थे। तो यह जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है मित्रों, तो यह चीज अब आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है, और अगर कहीं मिलती है तो जिस दिन होली होती है या उससे एक दिन पहले यह चीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अब हम एडवांस हो गए हैं ना, इसीलिए। ईसुरी के फाग क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ जो हिंदी प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गाथा, यानी अगर आप बात करोगे तो जो हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा है वो कौन सी है मित्रों? आल्हा है। आल्हा क्या है? हिंदी प्रसिद्ध की, यानी हिंदी प्रदेश की अगर देखा जाएगा यह प्रसिद्ध लोक गाथा है जिसे आल्हा कहा गया है। जिसे क्या गया है मित्रों? आल्हा कहा गया है। यह हिंदी साहित्य में, यानी इसे आल्हा को अगर स्थान की बात की जाए तो जो आल्हा को मित्रों स्थान दिया गया है वह हिंदी साहित्य में भी आल्हा को क्या दिया गया है?
स्थान दिया गया है। यानी अगर देखा जाएगा तो इसको जो स्थान दिया गया है वह किसमें दिया गया है, हिंदी साहित्य में भी स्थान दिया गया है। अब जो इसी की बुंदेलखंडी की ही यानी बुंदेली की अगर मैं बात करूं, बुंदेली की जो उपभाषा है, बुंदेली की जो उपभाषा है मित्रों बनाफरी है। इसको याद रखिएगा, बुंदेली की जो उपभाषा है मित्रों वो क्या है, आपकी बनाफरी मानी जाती है। या कह लीजिए यहाँ पर बोली की बात हो रही है तो इसको हम भाषा ना कहकर क्या कर सकते हैं, बोली कर दीजिए। हाँ देखिएगा, इसकी जो बुंदेली की उपबोली है मित्रों वो आपकी क्या है, बनाफरी मानी जाती है। क्या है, बनाफरी है। और इसके साथ साथ जो आपका आल्हा है यह परमाल रासों का, परमाल रासों का एक खंड है, एक खंड है जिसे किसने लिखा है, जगनिक ने लिखा है। देखिएगा यह भी जो आपका माना जाता है या क्या है, परमाल रासों का, ये जो परमाल रासों है यह आपका आल्हा परमाल रासों का एक खंड है। यानी जो आल्हा है यह परमाल रासों का एक खंड है। और परमाल रासों के जो राइटर हैं, रचयिता हैं, वह कौन माने जाते हैं मित्रों, जगनिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि परमाल रासों के राइटर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जगनिक। और बुंदेली की ही एक उपबोली है जिसे बनाफरी के नाम से भी आप जानते हो। और आल्हा जो है वो परमाल रासों का ही एक खंड है। और परमाल रासों के जो राइटर हैं मित्रों वह आपके कौन माने जाते हैं, जगनिक माने जाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा, आज आपने जो यहाँ पर बोलियां पढ़ी हैं वह आपने मित्रों जो पहली उपबोली पढ़ी है यानी बोली आपने पढ़ी है वह पहला आपने खड़ी बोली पढ़ी, दूसरी आपने ब्रजभाषा पढ़ी, तीसरी आपने हरियाणवी पढ़ी और चौथी आपने जो मित्रों यहाँ पर पढ़ी है वह आपने बुंदेली पढ़ी है। मित्रों कल के जो कुछ प्रतियोगिता हुई थी, कुछ प्रतियोगिता में कुछ प्रश्न में कुछ लोगों को अभी थोड़ा सा विद्यार्थियों की थोड़ी सी दिक्कत है, तो आइए उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो उनको परेशानी है वह कहाँ पे हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कल मैंने जो कुछ प्रतियोगिता करवाई थी मित्रों उसमें मैंने उपसर्ग को स्थान दिया था। यानी कल के कुछ प्रतियोगिता में जो स्थान दिया गया वो किसको दिया गया है, उपसर्ग को स्थान दिया गया था। तो उपसर्ग में मैंने दो प्रश्न पूछे थे, एक था आपका दुष्चरित्र और दूसरा था आपका दुष्कर्म। ये दो प्रश्न आपके सामने आए थे कि दुष्चरित्र और दुष्कर्म में कौन सा आपका उपसर्ग बनेगा। तो मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे, पहला जो ऑप्शन आपके सामने दुष् था, दूसरा जो ऑप्शन था यह भी दुष् ही था, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दु था और जो चौथा ऑप्शन था जैसे कह दूं कि मैं इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों एक चीज का याद रखिएगा कि जब आप उपसर्ग चयन का कर रहे हो यानी जब आप उपसर्ग शब्द बना रहे हो तो उपसर्ग शब्द बनाते समय आपका चाहे कौन सा सा हो, तालु सा हो, चाहे आपका दंत सा हो और चाहे अगर आपका मूर्धा सा हो, अगर ये तीनों आपके आधे रूप में आते हैं और अगर आपसे कहा जाए कि आप उपसर्ग का चयन करिए तो उपसर्ग का चयन करते समय हमेशा इनका परिवर्तन दंत सा में होगा, याद रखिएगा। अगर आप उपसर्ग का चयन कर रहे हो और उपसर्ग का चयन करते समय आपके सामने यह तीनों सा आपको मिलते हैं, चाहे यह आपका तालु सा है, ये आपका दंत सा है और ये आपका मूर्धा सा है, अगर ये तीनों सा आपको मिलते हैं तो इन तीनों सा का परिवर्तन हमेशा मित्रों दंत सा में ही हो जाता है। तो इसलिए जब मैंने पहली बार आपसे पूछा कि दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग बनेगा तो ये उपसर्ग ना बनकर हमेशा कौन सा सही बना है, ये उपसर्ग माना जाएगा आपका। इसी तरह से मैंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, दूसरे प्रश्न में जो मैंने बात की थी कि दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो
तो वहां पर मैंने जो ऑप्शन दिए थे आपको दुस, दो और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपको पता ही है कि इसमें भी जो आपका उपसर्ग बनेगा यह उपसर्ग नहीं बनेगा, भले ही मूर्धा सा का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब आप उपसर्ग के प्रयोग के अर्थ में आओगे, यानी जब आपसे पूछा जाएगी कि उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग आपका इसमें कौन सा बनेगा, दुस ही उपसर्ग बनना है। अर्थात कहने का मेरे मतलब है कि जब भी किसी उपसर्ग का चयन किया जाएगा तो उपसर्ग का चयन करते समय जो आपके तीनों सा हैं उनका परिवर्तन हमेशा मित्रों आपको दंत सा में ही करना है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, आपका दुस बनेगा, यानी यहाँ पर भी दुस बनेगा और यहाँ पर भी दुस। और अगर मित्रों कहीं आपका दंत सा है तो वो आपका दंत सा में ही रहेगा। तो ये था आपका कल का प्रश्न मित्रों। तो दोस्तों निश्चित है कि उम्मीद है मुझे कि आपको यह वीडियो मेरा जरूर से जरूर पसंद आया होगा। और मित्रों जब हम मिलते हैं वो एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे दोबारा, और उसमें जो मैं बात करूंगा अगली बोली के बारे में बात करूंगा, 5वीं बोली। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मित्रों कि आप मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ जो हमारी प्रतिदिन रात्रि 10 बजे कुछ प्रतियोगिता होती है, मैं कहूँगा कि जो ये वीडियो देखते हैं भाई और बहन वह अपने मित्रों को भी कहें कि वह उस कुछ प्रतियोगिता से जुड़े। और डेली आपको 50 प्रश्न मिलते हैं और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहीं पर आपको उत्तर भी मिल जाता है तुरंत उसी समय। तो उससे संबंधित आप यह क्रियाकलाप कर सकते हो। और वो जो कुछ प्रतियोगिता है मित्रों वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मित्रों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।